नमस्कार, स्वागत है आपका हॉर्नबिल टीवी में और मैं हूं आपके साथ शिखा सकलानी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं खबरों के साथ। शुक्रवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हल्द्वानी के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल स्पोर्ट्स स्टेडियम पहुंचे, जहां उन्होंने फेंसिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया की ओर से आयोजित एशियन कैडेट कप इंडिया 2025 का शुभारंभ किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री का भव्य स्वागत किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम धामी ने कहा कि हमारे खिलाड़ियों ने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शानदार प्रदर्शन किया है, उन्हें मैं बधाई देता हूं। बता दें कि एशियन कैडेट कप फेंसिंग टूर्नामेंट में 17 देशों के तलवारबाज भाग ले रहे हैं। ऐसे ही हमारे इतिहास में यदि मैं बात करूं, महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी महाराज, गुरु गोविंद सिंह जी, रणजीत सिंह जी, श्री झांसी की रानी लक्ष्मीबाई जैसे अनेक महान योद्धाओं का उल्लेख मिलता है, जो तलवारबाजी में अद्वितीय कौशल, अनुपम वीरता के लिए सदैव स्मरण किए जाते हैं। चाहे पंजाब में सिख परंपरा में गतका हो, केरल में कलारी पट्टू हो, या फिर उत्तराखंड, राजस्थान या देश के अन्य क्षेत्रों में तलवारबाजी और शस्त्र विद्या की गौरवशाली परंपरा हो, आज भी हमारे देश की विविध संस्कृतियों में विभिन्न शास्त्र विद्याओं का बहुत महत्व है। परंतु आधुनिक भारत में फेंसिंग खेल की शुरुआत काफी देर से हुई। अन्य खेलों की तुलना में फेंसिंग को उतना प्रोत्साहन नहीं मिल पाया, लेकिन कुछ वर्षों में फेंसिंग ने तेजी से लोकप्रियता हासिल की है। अर्जुन अवार्ड से सम्मानित भवानी देवी के राष्ट्रमंडल खेलों और एशियाई खेलों में मेडल के बाद अब युवाओं का रुझान फेंसिंग की तरफ तेजी से बढ़ा है। आज हमारे युवा न केवल इस खेल में राष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन कर रहे हैं, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी देश का नाम रोशन कर रहे हैं। आज जिस प्रकार शूटिंग, आर्चरी और जेवलिन थ्रो जैसा खेलों में पूरे विश्व में भारत का परचम लहराता है, मुझे विश्वास है आने वाले समय में फेंसिंग में भी हमारे युवा उत्कृष्ट प्रदर्शन करके हमारे देश का नाम रोशन करेंगे, एक कीर्तिमान स्थापित करेंगे। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने खेलो इंडिया और फिट इंडिया मूवमेंट जैसे कार्यक्रमों के माध्यम से देश में खेल संस्कृति को प्रोत्साहित करने का निरंतर कार्य किया जा रहा है। आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में भारत खेलों के क्षेत्र में भी नित नई ऊंचाइयों को छू रहा है और वैश्विक मंचों पर भी अपनी एक विशिष्ट पहचान बना रहा है। उनके मार्गदर्शन में ही हमारी सरकार प्रदेश में भी खेल संस्कृति को बढ़ावा देने और खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। इसी वर्ष हमारे राज्य में हुई 38वें राष्ट्रीय खेलों के भव्य एवं सफल आयोजन ने उत्तराखंड को देवभूमि के साथ साथ खेल भूमि के रूप में स्थापित करने का मार्ग भी प्रशस्त किया है। इन खेलों में उत्तराखंड के खिलाड़ियों ने 103 पदक प्राप्त किए और 7वां स्थान प्राप्त करके एक नया इतिहास बनाने का काम किया। हमने राज्य में 517 करोड़ रुपए की लागत से विश्व स्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करने का प्रयास किया है। इसी का परिणाम है कि आज उत्तराखंड राष्ट्रीय नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं के आयोजन के लिए भी एक महत्वपूर्ण स्थान बन गया है, जिसका एक उदाहरण एशियन कैडेट कप भी है, जो आप सबके मध्य में आयोजित हो रहा है। यही नहीं, हमारी सरकार राज्य में शीघ्र ही स्पोर्ट्स लीगेसी प्लान को भी लागू करने जा रही है, जिसके अंतर्गत प्रदेश के 8 शहरों में 23 खेल अकादमियों की स्थापना की जाएगी। इन अकादमियों में प्रत्येक वर्ष 920 विश्व स्तरीय एथलीट, 1000 अन्य खिलाड़ी उच्च स्तर का प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे। इतना ही नहीं, हमारी सरकार हल्द्वानी में उत्तराखंड का पहला खेल विश्वविद्यालय और लोहाघाट में महिला स्पोर्ट्स कॉलेज स्थापित करने के
अपने संकल्प को साकार करने की दिशा में तेजी से काम कर रही है। खेल विश्वविद्यालय की स्थापना के बाद खेल शिक्षा के क्षेत्र में अपनी एक अलग पहचान हमारे राज्य की बनेगी। हल्द्वानी में बढ़ती स्पोर्ट्स एक्टिविटी को देखते हुए यहाँ के कारोबारियों के भविष्य की दिशा में भी सोचना होगा। खिलाड़ियों और पर्यटकों की सुविधा के लिए यहाँ अच्छे और बड़े होटलों के निर्माण की भी आवश्यकता है। हम पंतनगर एयरपोर्ट के विस्तार की दिशा में भी कार्य कर रहे हैं। अभी मैं पिछले दिनों ही भारत सरकार के हमारे नागरिक उड़ान मंत्रालय में माननीय मंत्री जी से और उनकी पूरी टीम के साथ मेरी विस्तृत रूप से इस पर चर्चा और वार्ता हुई है कि जल्दी ही हमारा पंतनगर का जो हवाई अड्डा है वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के हवाई अड्डे का शिलान्यास बहुत जल्द होने जा रहा है। इसके साथ ही हम रेल मंत्रालय से भी यहाँ और नई ट्रेनें चलाने के लिए भी आग्रह मैंने किया है, जिससे आने वाले समय में यहाँ खिलाड़ियों को, पर्यटकों को और यात्रियों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध हो सके। भाइयों बहनों, प्रदेश में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पदक विजेता खिलाड़ियों को आउट ऑफ टर्म सरकारी नौकरी प्रदान की जा रही है। इसके साथ ही हमारी सरकार मुख्यमंत्री खेल विकास निधि, मुख्यमंत्री खिलाड़ी प्रोत्साहन योजना, मुख्यमंत्री उदयमान खिलाड़ी योजना तथा खेल किट योजना जैसे कार्यक्रमों के माध्यम से उभरते हुए नवोदित उदयमान खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने का काम कर रही है। कांग्रेस के दिग्गज नेता राहुल गांधी वोट चोरी को लेकर चुनाव आयोग और बीजेपी पर हमलावर हैं। ऐसे में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का कहना है कि जहां कांग्रेस जीत जाती है वहां वोट चोरी के आरोप विपक्ष के नेता नहीं लगाते हैं, लेकिन जहां हार जाते हैं वहां हार का ठीकरा चुनाव आयोग पर विपक्ष नेता फोड़ते हैं। वहीं राज्य के कई अहम विषयों को लेकर भी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने हॉर्नबिल टीवी से की खास बातचीत। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, जिस तरह से राहुल गांधी एक के बाद एक आरोप लगा रहे हैं, फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बता भी रहे हैं कि किस तरह से आरोप लगा रहे हैं, किस रूप में बीजेपी इसको देख भी रही है इन आरोपों को, क्या कहेंगे आप? देखिए, पिछले लंबे समय से मैं देख रहा हूँ कि ये देश के लोकतंत्र पर प्रहार है। एक स्वायत्त संस्था होती है भारत निर्वाचन आयोग। इस निर्वाचन आयोग ने अनेकों चुनाव करा दिए। जिन जगह का प्रश्न खड़ा कर रहे हैं उनकी सरकारें आने कर्नाटक की चर्चा को कर रहे हैं। तो एक प्रकार से खिरसाली बिल्ली खंबा नोचे वाली स्थिति राहुल गांधी जी की हो गई है। लीडर ऑपोजिशन लोकसभा में होने के बाद भी वो अगर किसी ऐसी संस्था के प्रश्न खड़ा कर रहे हैं जो भारत के लोकतंत्र के लिए बहुत मजबूत स्तंभ है, और निर्वाचन आयोग को प्रश्न खड़ा करने के बाद क्या मैसेज देना चाहते हो? उनको ध्यान रखना चाहिए कि जब पुराने निर्वाचन आयुक्त हुए थे और वो निर्वाचन आयुक्त जिन्होंने निर्वाचन पे हाई कोर्ट द्वारा रिजल्ट करने के बाद भी इंदिरा जी का फिर इमरजेंसी लगाने का काम किया, किस प्रकार से जो पोलिंग बक्से हुआ करते थे उनकी चोरी होती थी, उनका अधिग्रहण कर दिया जाता था। इस प्रकार के माहौल को देश की जनता ने देखा है। राहुल जी, आप बहुत से उसका भी ध्यान रखें, आप मैसेज क्या देना चाह रहे हैं? भारत का लोकतंत्र मजबूत है, भारत के लोकतंत्र के सभी स्वायत्त संस्थाओं का सम्मान है, और मैं कह सकता हूं कि जो हमारा भारत निर्वाचन आयोग है उसकी तारीफ विश्व के हर देश करते हैं। इतनी बड़ी संख्या के, इतनी बड़ी आबादी के देश के अंदर और निष्पक्ष चुनाव होना और जनादेश का जल्दी रिजल्ट निकल कर आना, इससे एक हमारा लोकतंत्र मजबूत हुआ है। और मुझे लगता है कि राहुल गांधी जो आरोप लगा रहे हैं लोकतंत्र के लिए अभिशाप है, और एक दिन ऐसा आएगा कांग्रेस जो बची कुछ स्थिति है उस स्थिति से भी कांग्रेस समाप्त हो जाएगी। सर, जिस तरह से SIR को लेकर के पहले संसद में हल्ला किया गया और अब तो उत्तराखंड में भी कह रहे हैं कि इस पर टेबल टॉक होगी, तो उसको आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, देश के अंदर, पूरे भारतवर्ष के अंदर SIR का विषय आना चाहिए। हम लोग अगर मतदाता सूची को ठीक नहीं करते हैं तो जो 2013 की मतदाता सूची है, आज 2025 हो गया है, 13 की मतदाता सूची में कितने लोग जीवित हैं, कितने आज नहीं हैं, कितने विदेश चले गए, कितने विदेशी आ गए, इसका एक प्रमाणिक जानकारी जो है आयोग अपने पास रखता है और उसके आधार पर मतदाता सूची बनती है। मतदाता सूची जब बनती है
तो हर राजनीतिक दल को BLA 2 रखने का अधिकार प्राप्त है। हर बूथ पर BLA की नियुक्ति होती है और जो राजनीतिक दल का BLA होता है वो मतदाताओं के नाम भी चढ़वाता है और नाम भी कटवाता है। इसलिए इस प्रकार के प्रश्न खड़े करके आप प्रश्न खड़ा कर रहे हैं, क्योंकि आज कांग्रेस जो राजनीतिक दल है वो भी पंगु हो चुका है, उस पर कार्यकर्ता नहीं है। इसलिए दहशत के माहौल में इस प्रकार की बातें देश में खड़ी की जा रही हैं। मैं निर्वाचन आयोग का आभारी भी हूँ कि लंबे समय के बाद एक बार मतदाता सूची का पुनरीक्षण हो रहा है और पूरे देश के अंदर मतदाता सूची ऐसी बने कि हर मतदाता मतदान करे, इस भाव के साथ मतदाता सूची आ रही है। आखिर मतदाता सूची का 80% 85% मतदाता वोट देता है, बाकी वोट क्यों नहीं देता है? इसका तो या तो वो लोग नहीं है या ऐसे लोग हैं जिन पर शंका व्यक्त की जा सकती है। तो इस प्रकार का जो मतदाता सूची है उसका पुनरीक्षण होना बहुत ज़रूरी है और भारत निर्वाचन इस काम को कर रहा है, तो हम उसका आभार व्यक्त करते हैं। सर, नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन भी आप लोग सेवा पखवाड़े के रूप में मना रहे हैं, किस रूप में ये चल भी रहा है और आप लोगों की तरफ से किस तरह के निर्देश भी दिए गए हैं पार्टी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी पूरे देश भर के अंदर प्रधानमंत्री के जन्मदिवस 17 सितंबर से लेके 2 अक्टूबर लाल बहादुर शास्त्री गांधी जयंती तक के हमने सेवा पखवाड़े कार्यक्रम लिए हैं। उसके तहत जहाँ युवाओं द्वारा ब्लड डोनेशन किया जा रहा है, स्वास्थ्य परीक्षण के कार्यक्रम चल रहे हैं और अनेकों प्रकार की ऐसी गतिविधियाँ जो सेवा भाव की गतिविधियाँ, स्वच्छता की गतिविधि है, हॉस्पिटल के अंदर जो फल वितरण के कार्यक्रम है और अनेकों प्रबुद्धजन गोष्ठियाँ हैं। प्रधानमंत्री जी द्वारा जो कार्य किए गए हैं उन कार्यों को जनता तक ले जाने के प्रदर्शनी हम लोग लगा रहे हैं। अनेकों प्रकार के कार्यक्रमों की श्रृंखला इस बीच होनी है, उन्हीं श्रृंखला की गति चल रही है। लेकिन उत्तराखंड आज देवी आपदा क्षेत्र हो गया है, इसलिए हमने प्रधानमंत्री जी के जन्मदिवस के पखवाड़े को देवी आपदा सेवा पखवाड़ा के रूप में मनाने का काम किया, निर्णय लिया है और उसको हमने सभी कार्यकर्ताओं से कहा है कि जहाँ जहाँ आपदा आ रही है उन सब स्थानों पर जाकर वो आपदा में सहयोगी बने, जनता का सहयोग करें और जो आपदा पीड़ित हैं उनके लिए हर संभव मदद जो की दी जा सकती है उसमें अपने आप को सहभागी बने। बस अब एक बड़ा नुकसान आपदा से हुआ है और केंद्र से भी मदद मिली है, हालांकि विपक्ष कह रहा है कि कम है ये मदद। देखिए, विपक्ष के टाइम पे तो इससे बड़ी आपदा आई थी, 2013 की आपदा में सब लोग जानते हैं, लेकिन उस समय केंद्र सरकार द्वारा जो धनराशि तत्कालिक परसेंटेज के हिसाब देखा जाए तो कुछ दूर दूर तक उसके मुकाबले कहीं भी नहीं है। तो मैं कह सकता हूँ कि प्रधानमंत्री जी के, क्योंकि उत्तराखंड उनके हृदय में बसता है और हर बार जो भी प्रस्ताव हम लेकर गए उसको मंजूर किया है। अभी 1200 करोड़ रुपए की मुआवजे की धनराशि की प्रथम किस्त जारी हुई है। धीरे धीरे जो सेंटर की जो टीम आई थी, जिस टीम ने पूरा सर्वे किया है, उसके माध्यम से प्रस्ताव भारत सरकार को जाएंगे और भी धनराशि हमको प्राप्त होगी। हम लोग चाहते हैं कि हर क्षेत्र के अंदर जिस प्रकार की क्षति हुई है उस क्षति से उबारा जाए, चाहे सड़कें खोली जाए, अनेकों बिल्डिंग्स, गवर्नमेंट बिल्डिंग टूटी है उनको ध्यान रखा जाए और जो आपदा प्रभावित लोग हैं उनको ठीक प्रकार का मुआवजा दिया जाए, उसके लिए सरकार कटिबद्ध है। जी, धन्यवाद सर, हमसे बातचीत करने के लिए। महेंद्र भट्ट जी हमारे साथ हैं जो कि तमाम विषयों पर हमारे साथ बातचीत कर रहे थे। हॉर्नबिल टीवी के लिए देहरादून से विशाल गर्ग। हिमालय राज्य में ग्लेशियर झीलें अक्सर आपदा का एक बड़ा कारण बनती है, जिसका उदाहरण उत्तराखंड में भी देखने को मिल चुका है, जिनमें सबसे बड़ी आपदा साल 2013 में केदारनाथ में आई। यही कारण है कि इन ग्लेशियर को लेकर भारत सरकार भी गंभीर है। सरकार ने पूरे देश में खतरनाक बन रहे ग्लेशियर के अध्ययन के लिए वैज्ञानिकों की टीम भेजी है, जिनमें से एक टीम उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में भी 2 ग्लेशियर के अध्ययन के लिए 20 सितंबर को रवाना हो रही है, जिसमें भारत सरकार और वाडिया इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिक भी शामिल हैं। हाल ही में भारत सरकार ने हिमालयी क्षेत्रों में ग्लेशियर झील पर एक विस्तृत रिपोर्ट जारी करते हुए कई ग्लेशियरों को अति संवेदनशील श्रेणी में रखा है, जिसमें उत्तराखंड की 5 ग्लेशियर झील शामिल थी, जिसका भारत सरकार के वैज्ञानिक अध्ययन कर रहे हैं, जिससे इन ग्लेशियर झीलों की मौजूदा स्थिति का पता लगाया जा सके। उत्तराखंड में हिमालयी क्षेत्र में 968 ग्लेशियर हैं, जबकि 1290 ग्लेशियर झीलें हैं और भारत सरकार ने जिन 5 ग्लेशियर झीलों को अति संवेदनशील श्रेणी में रखा है उसमें चमोली और पिथौरागढ़ के ग्लेशियर शामिल हैं। बेसिकली जो लेक, ग्लेशियर लेक की जिनकी बात करते हैं हम, तो ग्लेशियर लेक की जो मॉनिटरिंग हुई है वो भी सैटेलाइट बेस पे जो है ये CWC और जो और भी एजेंसी है सेंट्रल गवर्नमेंट की, उन्होंने जो है कुछ लेक आइडेंटिफाई की है जो कि पोटेंशियल डेंजर लेक है। उसमें हम लोगों ने भी काम किया, वाडिया इंस्टीट्यूट ने, हमारा भी रिसर्च आर्टिकल उसमें छपे जिसका आप पहले भी एक बार ले चुके हो। तो उन लेकों के बेसिस पे जो है उत्तराखंड डिजास्टर मैनेजमेंट जो भी है USDA में जो है वो
उन लेकों का फिजिकल सर्वेक्षण करने के लिए जा रहा है। फिजिकल मीन्स उसको देखने के लिए कि एक्चुअल में जो सैटेलाइट में दिखता है क्या वो ग्राउंड पे वही चीज़ है, उसकी सिचुएशन डेंजर है या ठीक है, जो भी वो करने के लिए। तो उसके लिए उनके काफ़ी पैरामीटर सेट है जो वो लोग ज़्यादा बेटर बता सकते हैं। चमोली जिले में मौजूदा वसुंधरा ग्लेशियर झील का अध्ययन राज्य आपदा प्रबंधन विभाग कर चुकी है, जबकि पिथौरागढ़ में मौजूदा अति संवेदनशील 2 झीलों का अध्ययन करने के लिए 20 सितंबर को एक टीम भारत सरकार की टीम के साथ अध्ययन करने के लिए रवाना हो रही है, जिससे इन ग्लेशियरों की सही स्थिति का पता लगाया जा सके और इन ग्लेशियर पर नजर रखी जा सके। वैज्ञानिकों का मानना है कि उत्तराखंड में ग्लेशियर झीलों का अध्ययन इसलिए जरूरी है क्योंकि साल 2013 में केदारनाथ और 2021 में चमोली में आई आपदा में जान और माल दोनों का बड़ा नुकसान हुआ था, जिसका कारण ग्लेशियर से बनी झील थी। उनके पैरामीटर जैसे वो बैथमेट्रिक करेंगे, डेप्थ और एरिया, वॉल्यूम उसका निकालेंगे, उसका एरिया देखेंगे, उसका जो है कहीं पे कोई उसमें फ्रेजाइल जोन या कोई वीक जोन तो नहीं है मोरेन के नीचे, उस सब को देखने के लिए उन्होंने एक टीम गठित की है, जो शायद पेपर में भी मैंने पढ़ा था कि 20 तारीख को जा रहा है, 20 तारीख को कोई टीम जा रही है, तो उसमें शायद वाडिया के भी 1-2 साइंटिस्ट जा सकते हैं। 20 सितंबर को पिथौरागढ़ में 2 ग्लेशियर झीलों का अध्ययन करने के लिए जो टीम रवाना होंगी उसमें उत्तराखंड राज्य आपदा प्रबंधन विभाग, GIS और ITBP के एक्सपर्ट के साथ वाडिया इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिक भी शामिल होंगे, जो झील की लंबाई, चौड़ाई और उसमें पानी की स्थिति का आकलन करेंगे और उसके साथ भविष्य में झील टूटने की स्थिति में प्रभावित क्षेत्रों का भी आकलन करेंगे और अध्ययन के बाद इसके आसपास सेंसर भी लगाए जाएंगे। इससे पहले राज्य आपदा प्रबंधन विभाग ने चमोली जिले में झील का अध्ययन करने के बाद पूरे क्षेत्र स्पेसिफिकेशन तैयार कर लिया है और सेंसर लगाने की कार्रवाई की जा रही है। ग्लेशियर झीलों का अध्ययन करने के लिए पिथौरागढ़ में ए कैटेगरी में हमारी 4 झीलें हैं, उसमें से 2 झीलों पर अध्ययन करने के लिए एक टीम हमारी 20 तारीख को रवाना हो रही है देहरादून से, जिसमें हमारे USDMA के लोग हैं, GSI के लोग हैं और बहुत सारे सपोर्टिंग डिपार्टमेंट्स के लोग हैं। वो जाके स्टडी करेंगे, झीलों की बैथमेट्री करेंगे और पूरा स्टडी करने के बाद फिर अपनी रिपोर्ट देंगे कि झीलों से कितना खतरा भविष्य में हो सकता है, किन किन क्षेत्र को खतरा हो सकता है और वहाँ पर किस प्रकार से आवश्यक कार्रवाई करने की आवश्यकता है। दरअसल हिमालय राज्यों में अक्सर ग्लेशियर झील बनने के साथ ही उसे आपदा का खतरा भी बढ़ने लगा है। जैसे जैसे झील पुरानी होती है वैसे ग्लेशियर में पानी की स्थिति समय के साथ बढ़ती है और एक समय इस बढ़ते पानी का दबाव इतना ज्यादा हो जाता है कि झील फट जाती है, जो निचले इलाकों में आपदा का एक बड़ा कारण बनती है, जैसा केदारनाथ में साल 2013 में देखा गया था। यही कारण है कि ऐसी स्थिति से निपटने के लिए भारत सरकार ने देश के हिमालयी राज्यों में मौजूदा अति संवेदनशील ग्लेशियर झीलों का अध्ययन कर रही है, जिससे आपदा के कारण होने वाले नुकसान से बचा जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, हॉर्नबिल टीवी। उत्तरकाशी जिला मुख्यालय से सबसे नजदीक तहसील डुंडा आजकल चर्चाओं में है। चर्चा तब हुई जब बरसात में पूरा तहसील भवन टपकने लगा और रिकॉर्ड रूम को तिरपाल से ढका गया, जो चर्चा का विषय बना हुआ है, जबकि 1 साल पहले ही मरम्मत के लिए लाखों रुपए खर्च किए गए थे। अगर कोई शिकायत प्राप्त हो रही है जैसे आप संज्ञान में ला रहे हैं तो उसमें हम लोग नियमानुसार कार्रवाई करेंगे। 1 साल पहले ही उत्तराखंड में लाखों रुपए की लागत से तहसील भवन डूंडा की मरम्मत की गई थी और 1 साल की स्थिति यह है कि बरसात शुरू होते ही छत से पानी टपकने लगा है। छत टपक रही है, कमरों के डेकोरेशन प्लाई में कई छेद हैं, फर्श उखड़ गया है, यहाँ तक कि रिकॉर्ड रूम भी सुरक्षित नहीं है, उसको भी तिरपाल से ढका गया है। लिहाजा बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिरकार 48 लाख रुपए कहाँ खर्च किया गया, जब कुछ सुधार ही नहीं हुआ। विगत वर्ष जो है ये तहसील भवन की मरम्मत के लिए जो है धनराशि आवंटित हुई थी शासन से, उसमें करीब 1 साल पहले जो है वो मरम्मत कार्य पूर्ण हो चुका है। अगर कोई शिकायत प्राप्त हो रही है जैसे आप संज्ञान में ला रहे हैं तो उसमें हम लोग जो है नियमानुसार कार्रवाई करेंगे। तहसील और ब्लॉक सरकार की सबसे छोटी इकाई है, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति खेत खलियान, मकान, दुकान या यूं कहें पूरे तहसील क्षेत्र का इतिहास, भूगोल, नक्शा, खाता, खसरा खतौनी तहसील के रिकॉर्ड रूम में जमा होती है। लेकिन वही रिकॉर्ड रूम असुरक्षित हो जाए तो ये किसकी जिम्मेदारी है? डूंडा तहसील भवन के सारे कमरों में बरसात के सीजन में पानी टपकता है। महत्वपूर्ण कक्ष जिसमें सारे रिकॉर्ड रहते हैं
उसे भी तिरपाल से ढक कर रखा हुआ है। ये स्थिति तब है जब 1 साल पहले ही रिपेयरिंग में 48,35,000 रुपए की धनराशि खर्च की गई थी। लेकिन इस तहसील भवन के मरम्मत कार्य में क्या क्या काम हुआ है वो आप साफ देख सकते हैं। तहसील भवन की खिड़की, दरवाजे, फर्श, दीवारें साफ बयां कर रही हैं कि ये भवन कभी भी धराशाही हो सकता है। इसकी छत पर लगी लकड़ी की कड़ियां अधिकतर सड़ी हुई है। अनियमितताओं की तो हम बात कर रहे हैं, हम तो पूरे प्रदेश सरकार को लेकर के कह रहे हैं कि जो है छोटे से लेकर के बड़े कामों में सारी जगह अनियमितताएं बढ़ती जा रही हैं। कहीं पे मतलब जंगल राज जिसको कहा जाए वो उत्तराखंड में चल रहा है। सब अधिकारी अपनी मनमौजी में हैं, नेता अपने मनमौजी में हैं, कोई मतलब नहीं जनता के सरोकार से। पटवारी कानून को तहसीलदार और एसडीएम तमाम कानून के जानकार इसी भवन में रहते हैं, लेकिन इस भवन की हालत पर किसी की नजर नहीं गई या फिर जानबूझकर इसको अनदेखा किया जा रहा है। इतनी भारी भरकम रकम से मरम्मत हुई ये भवन फिर भी जर्जर है। आखिरकार किस इंजीनियर और किस अधिकारी ने इस भवन की मरम्मत का एस्टीमेट बनाया था जिस पर इतनी घटिया गुणवत्ता का काम किया गया? मरम्मत कार्य के बाद की स्थिति क्या है ये आपके सामने है। देखिए, ये डुंडा ब्लॉक की जो तहसील भवन है इसमें मैं अभी आया हूँ और वास्तव में मुझे जो यहाँ बोर्ड में देखने को मिला कि 48 लाख की लागत से 48 लाख में तो नई बिल्डिंग बन जाती है, वो भी पक्की बिल्डिंग। उसके बावजूद भी मुझे तो यहाँ मैंने देखा यहाँ टूटे हुए भी है, जगह जगह जो यहाँ के प्लाई बोर्ड से लेके यहाँ के लकड़ियों से लेके जितनी भी और यहाँ की चादर से लेके सारी की सारी टूटी हुई हैं। यहाँ का फर्श टूटा हुआ है। इसमें मुझे तो ये प्रतीत होता है कि ये भाजपा की जो ये सरकार है, इस सरकार में जो विभागों के लिए जो काम दिया जा रहा है वो काम किस तरीके से दिया जा रहा है। और इस तहसील भवन में तहसीलदार भी यहाँ बैठते हैं और जिले के उप जिलाधिकारी भी यहाँ बैठते हैं, कानून को यहाँ बैठते हैं, पटवारी यहाँ बैठते हैं। उन्होंने कैसे और किस प्रकार से इस लागत से जो ये निर्मित हुआ है इसका सर्टिफिकेट दिया, ये सवाल उन पर भी प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है और उस विभाग पर भी प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है जिस विभाग ने इस काम को करवाया है। इस भवन को पायलट प्रोजेक्ट के तहत भूकंप रोधी बनाया गया है, जिसकी तस्वीर आप देख सकते हैं। बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिरकार अधिकारियों ने निर्माण एजेंसी और ठेकेदार को संतोषजनक कार्य पूर्ति का सर्टिफिकेट कैसे दे दिया, जिसकी जांच उच्च स्तरीय एजेंसी और अधिकारियों से होनी चाहिए थी। वहीं जिम्मेदार अधिकारियों का कहना है कि शिकायत आने पर इसकी जांच की जाएगी, मतलब कोई शिकायत नहीं करेगा तो लूट का धंधा चलता रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, हॉर्नबिल टीवी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।